सविता एक रूढ़िवादी महिला थी। उसने किशोर नाम के अपने बेटे की शादी रानी नाम के लड़की से करा दी थी। रानी एक बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। वो अपनी सास को एक माँ का दर्जा देती थी, पर सविता कभी रानी को बेटी नहीं मानती थी। समय व्यतीत हो रहा था। कितना समय हो गया शादी को, पर तुमने अभी तक एक बच्चा नहीं जाना? माँ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो हमें कब खुशियाँ देगा। रामू की शादी तुमसे 1 साल बाद हुई थी और उसकी बहू पेट से है, पर तुझसे 1 साल में एक बच्चा क्या, एक चूहिया भी पैदा नहीं हुई। अरे मरने से पहले अपने पोते का मुंह तो देख लूं, फिर आराम से मर पाऊंगी, पर तू तो ये चाहती ही नहीं। माँ, समय आने पर वो भी हो जाएगा, और अब मरने की बात क्यों कहते हो? सविता रानी को इसी तरह से ताने दिया करती थी। कोई भी दिन खाली नहीं जाता था जब रानी का दिल न दुखता हो। वो इस सब से परेशान होकर दिन रात बस रोती रहती थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो चाहकर भी माँ नहीं बन सकती थी। उसकी भी बहुत इच्छा थी कि उसकी गोद में एक लाल खिले। एक दिन की बात है, एक पड़ोसन सविता से मिलने आई। अरे सविता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कहाँ के लिए? अरे तुझे पता नहीं है क्या, लीलावती को पोता हुआ है, उसी की छठी है आज। न्योता तो दिया है ना तेरे घर? अरे हाँ, घर के कामों में तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि कुछ याद रख सकूं। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तू आ गई। चल जल्दी चलते हैं। हाँ जल्दी चल। तुझे तो पता है ना, लीलावती को इन रस्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तू जाएगी तो रस्में सही तरह से हो पाएगी। सविता लीलावती के फंक्शन में जाती है। वहाँ पर उसके पोते का छठे का फंक्शन निपटवा कर आती है तो रानी पर गुस्से से लाल हो जाती है। मैं कब तक दूसरों के छठी के फंक्शनों में जाती रहूं? कब तक दूसरों को हिदायत देती रहूं? एक अपने घर में ही खुशियाँ नहीं आ रही है। तंग आ गई हूँ मैं सबसे, सबको हिदायत देते देते। कब दिखाएगी तू मुझे अपने पोते का चेहरा? मैं क्या करूँ माँ? कुछ मत कर, तुझे तो मैं अपनी छाती पर मूंग डालने के लिए ही लेके आई हूँ ना। सविता रानी को इसी तरह से ताने दिया करती थी। फिर कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। इससे सविता बहुत खुश थी। तभी वो पड़ोसन आ जाती है और सविता को भड़का देती है। सविता, तेरी बहू इतने समय बाद गर्भवती हुई है। गांव में पहुँचे हुए पंडित आए हैं। एक काम कर, उनसे पूछ के तो आ कि तुझे पोता होगा या पोती। तू सच कह रही है? मैं आज ही उस पंडित के पास जाती हूँ। सविता उस ढोंगी पंडित के पास जाती है, जहाँ वो ढोंगी पंडित उसको बताता है कि रानी का बच्चा जब पैदा होगा तब वो अपनी आंखें खो देगी। नहीं, मैं रानी के लिए अंधी बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ना रहेगा ये बच्चा और ना ही मैं अंधी होंगी। सविता रानी के बच्चे को मारने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाती है, पर ये बात रानी को पता चल जाती है और वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक पेड़ से एक अंडा गिरने वाला है। तो वो बिना समय गवाए अंडे को अपने झोली में ले लेती है और उसे घोंसले में रख देती है। इतने में उस अंडे की माँ आ जाती है। अरे, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहे। पर तुम इस गर्भवती अवस्था में परेशान होकर कहाँ भाग रही हो? कुछ नहीं चिड़िया, मैं अभागिन हूँ। इतने समय बाद मैं गर्भवती हो गई हूँ, फिर भी मेरी सास मेरे बच्चे को मारना चाहती है। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसे तो खुश होना चाहिए। किसी ढोंगी पंडित ने उन्हें बताया है कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तभी वो अपनी आंखें खो देगी। इसी कारण वो बच्चे को मारना चाहती है। उनका मानना है कि जब वो पैदा होगा तो वो अंधी हो जाएगी और वो अंधी नहीं होना चाहती। तुम फिक्र मत करो और इस पेड़ के फल खा लो। तुम्हारी सास कुछ भी नहीं कर पाएगी और तुम्हारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। समय आने पर वो तुम्हारे बच्चे से प्यार करेगी। चिड़िया की बात मानकर रानी उस पेड़ के फल खा लेती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा जादुई बन जाता है। वो उल्टे पांव घर की ओर लौटती है, जहाँ पर सविता उसका इंतजार करती है। अब कहाँ से आ गई मुंह काला करके? यहाँ से तो ऐसे गई थी जैसे लौट कर ही नहीं आएगी। मैं तो बस यूं ही टहलने चली गई थी। उस समय सविता कुछ नहीं कहती, पर अगली सुबह सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल डालती है, जिससे तब रानी सुबह उठेगी तो सीढ़ियों से गिरकर उसका गर्भपात हो जाएगा। पर रानी उस तेल पर ऐसे चलती है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे ये क्या? मैंने तो सीढ़ियों पर तेल डाला था, लेकिन इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो
चल कर देखती हूँ आखिर ये सीढ़ी से फिसली क्यों नहीं। सविता वहाँ पर जैसे ही पैर रखती है तो वो मुंह के बल गिरती है और उसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। रानी उसकी आवाज सुनकर भागी भागी आती है और उसको संभालती है। मारने चली थी मैं उसके बच्चे को और खुद के ही दांत तुड़वा कर बैठ गई। चलो कुछ नहीं, इसका गर्भपात तो मैं करा कर ही रहूंगी। सविता उसके दूध में गर्भपात की गोलियां मिला देती है, पर वो गर्भपात की गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब वो रानी को जलाने के लिए प्लान बनाती है। इस पर मेरी किसी चाल का कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो मैं इसको जला ही देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी ये और ना इसका बच्चा। सविता उसके पैरों के नीचे मिट्टी का तेल बिखर देती है और उसमें आग लगा देती है, पर ये क्या, आग रानी को छू भी नहीं पाती। वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उस दिन उसका बेटा किशोर काम से लौट आता है तो सविता ने कान लगाकर सुना। रानी उसको बता रही थी कि चमत्कारिक चिड़िया की वजह से हमारा बच्चा जादुई बन गया है। तो ये बात है, इसका बच्चा जादुई है, इसलिए मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। अब तो इसको मारना नामुमकिन है। भलाई इसी में है कि मैं शांत बैठ जाऊं। जब ये पैदा होगा तब देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद रानी जादुई बच्चे को जन्म देती है और सविता भी अंधी नहीं होती। रानी बच्चे को लेकर सविता के पास जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपका पोता। देखा, अब आपको पोता भी मिल गया और आपकी आंखें भी सुरक्षित है। मुझे माफ कर दो रानी। इस ढूंगी पाखंडी बाबा की वजह से मैं अपने वारिस को मारने की कोशिश कर रही थी। अब तो समझ गई ना माँ कि पाखंडी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बेटी, अब तो आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बोल, मुझे माँ समझेगी ना? हाँ माँ, आज से तुम ही मेरी माँ हो। सविता रानी को गले लगा देती है। अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।